नमस्कार। वीडियो के संग हम देखते हैं टुडे करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण अंक होगा जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें देखते हैं टुडे करंट अफेयर्स 5 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसमें पहला जो होगा COP 28 के अंतर्गत होगा, तो इसको देखते हैं। दुबई में चल रही जलवायु वार्ता में प्रमुख तेल एवं गैस उत्पादक देश जलवायु खतरों से निपटने के लिए उत्सर्जन में कमी के साथ साथ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज यानी CCS तकनीकी पर जोर दे रहे हैं। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्मिथ स्कूल ऑफ इंटरप्राइजेज एंड द इन्वायरमेंटल ने अपने अध्ययन में कहा है कि CCS की राह बेहद खर्चीली है। कार्बन कैप्चर के जरिए 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य, इंपॉर्टेंट है कि 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए दुनिया को 30 खरब डॉलर की राशि अधिक खर्च करनी पड़ सकती है। दरअसल तेल एवं गैस उत्पादक देशों का तर्क है कि उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जीवाश्म ईंधन पर पूरी तरह से रोक ठीक है। वे चाहते हैं कि जीवाश्म ईंधन से होने वाले, सबसे पहले यहाँ भी समझ लेते हैं फिर उसको आगे देखते हैं क्या है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज यानी CCS क्या है, इसको समझ लेते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको देखते हैं। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है पॉइंट सोर्स कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, जो स्रोत पर उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करता है। दूसरा इसमें देखते हैं, दूसरा इसमें है स्मोक स्टैक, जबकि डायरेक्ट एयर कैप्चर उस कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देता है जो पहले ही वायुमंडल में जारी की जा चुकी है। तो दो तरह का हुआ और आगे इसमें देखते हैं। तो इसमें यह है कि जीवाश्म ईंधन से होने वाले उत्सर्जन कार्बन कैप्चर स्टोरेज तकनीकी से कम किया जा सकता है। दुनिया के पास यह तकनीकी उपलब्ध है। रिपोर्ट में कहा गया है कि CCS के जरिए साल 2050 तक नेट जीरो तक पहुंचने के लिए प्रति वर्ष करीब 1 खरब डॉलर और 2050 तक 30 खरब डॉलर की जरूरत होगी। एक तरफ जहां सौर यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बैटरी जैसी रिन्यूएबल प्रौद्योगिकी की लागत में लगातार कमी हो रही है, वहीं CCS की कीमतें पिछले 40 वर्षों में कम नहीं हुई है। CCS पर बहुत अधिक निर्भर नहीं रहे। रिपोर्ट के अनुसार जो सरकारें अपनी राष्ट्रीय योजनाओं में CCS को प्राथमिकता देंगी वे खुद को प्रतिस्पर्धी नुकसान में डाल सकती हैं। ऑक्सफोर्ड स्मिथ स्कूल में मानद रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर रूपर्ट वे व्यापक समाधान के रूप में CCS पर बहुत अधिक निर्भर रहने के खिलाफ चेतावनी देते हैं, जबकि नेट जीरो प्राप्त करने के लिए CCS का कुछ स्तर तक ही इस्तेमाल आवश्यक हो सकता है। और इसमें देखें तो यह आपका है नेक्स्ट, इसमें देखें तो यह COP 28 पर ही एक रिपोर्ट और इम्पोर्टेंट हो जाती है, यानी जो COP 28 का आयोजन जो UAE की अध्यक्षता में दुबई में जारी है उसमें यह रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखते हैं जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया में लोगों को बीमार बना रहा। अत्यधिक गर्मी, जंगल की आग, बाढ़ से नुकसान तो हो ही रही है, यह लोगों को बीमार भी बना रहा। दुबई में चल रहे जलवायु शिखर सम्मेलन में पेश रिपोर्ट में इस पर ध्यान दिलाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार WHO 2030 से 4 वजहों से दुनिया भर में हर साल 2.5 लाख लोगों की मौत होगी। ये वजह है, देखें इसमें वजह क्या है। पहला कुपोषण, दूसरा मलेरिया, तीसरा डायरिया और चौथा गर्मी। रिपोर्ट के अनुसार डेंगू, मलेरिया, जीका वायरस फैलाने वाले मच्छर दुनिया के नए हिस्सों में पहुंच रहे हैं। बाढ़ तूफान से फैल रहे हैं जल जनित रोग, यानी जल जनित रोग जो है बाढ़ और तूफान से ही फैल रहे हैं। तो इसमें देखें जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले तूफान और बाढ़ संक्रमण जल जनित बीमारियों को फैलाने में मदद कर रहे हैं। 2023 की शुरुआत से अब तक, यानी इसको देखें तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। इसमें जो ये है 1 लाख के करीब मामले इस साल डेंगू के आए हैं भारत में, यानी लगभग 1 लाख जो है डेंगू के मामले इस साल भारत में आए हैं। 2.5 लाख लोगों की मौत का अनुमान हर साल है और 73% मामले डेंगू के अधिक हैं इस साल ब्राजील में। बांग्लादेश में रिकॉर्ड पीड़ित हैं, यानी 73% मामले डेंगू के अधिक हैं इस साल ब्राजील में। बांग्लादेश में रिकॉर्ड पीड़ित हैं डेंगू से और भारत में मैंने देखा कि 1 लाख जो है करीब मामले रहे हैं 2023 में। तो देखें 2023 की शुरुआत में अब तक भारत सहित 25 देशों में हैजा के मामले दर्ज किए गए हैं। भारत में 132 मामले इस साल मिले। हैजा के मामले उन देशों में मिले हैं जहां पर बीमारी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। WHO के अनुसार 2022 में 44 देशों में हैजा के मामले दर्ज किए गए जो 2021 की तुलना में 25 अधिक थे। रिपोर्ट में साफ पानी, देखें रिपोर्ट में साफ पानी नहीं मिलना, बैक्टीरिया को पनपने में चक्रवात, बाढ़ और सूखे की भूमिका का उल्लेख है। विश्व बैंक ने शुरू की योजना, इसमें देखें तो विश्व बैंक ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते स्वास्थ्य खतरों से निपटने के लिए अपने जलवायु और स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया। विश्व बैंक के अनुसार जलवायु संबंधित स्वास्थ्य खतरों के कारण 2050 तक कम से कम 2.1 करोड़ अतिरिक्त मौतों का अनुमान है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना है। इसमें जलवायु और स्वास्थ्य की दिक्कतों का आकलन करना है, स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश को बढ़ाना और धन जुटाना शामिल है। विश्व बैंक 100 से अधिक देशों में 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। और इसमें देखें तो नए हिस्सों में फैल रहे डेंगू, मलेरिया और जीका के मच्छर। इसमें देखें तो रिपोर्ट के अनुसार डेंगू, मलेरिया, वेस्ट नाइल और जीका सहित वायरस फैलने वाले मच्छर दुनिया के नए हिस्सों में फैल रहे हैं। यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेंगू, मलेरिया और वेस्ट नाइल और जीका वायरस से सारे जो मच्छर जनित रोग हैं, क्योंकि गर्म तापमान और भारी बारिश मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती है। WHO के अनुसार यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के लिए डेंगू के मामले 2000 में लगभग 5 लाख से बढ़कर 2019 50 लाख से अधिक हो गए। इस साल ब्राजील में डेंगू के मामले बीते 5 साल के औसत के मुकाबले 73% अधिक है, जबकि बांग्लादेश रिकॉर्ड डेंगू प्रकोप से पीड़ित है। भारत में इस साल डेंगू करीब 1 लाख मामले सामने आए हैं। देश में 2022 में 33 लाख से अधिक मलेरिया के मामले। इसमें देखें WHO की ओर से हाल ही में जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में मलेरिया के 33.8 लाख मामले सामने आए हैं, जबकि 5,511 मौतें। हालांकि देश में पिछले वर्ष की तुलना 2022 मलेरिया घटनाओं में 30 और मृत्यु दर में 34% की गिरावट दर्ज की गई है।
और इसमें इंपॉर्टेंट देखें तो जलवायु विस्फोट से 11 की मौत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीटी एग्जाम यूपीपीएससी पीटी एग्जाम 2024 के लिए, जिसका एग्जाम मार्च 2024 होने की संभावना, साथ ही आरओ पीटी एग्जाम जो 11 फरवरी 2024 को होगी। इसके बाद एपीएस भर्ती के लिए भी यह महत्वपूर्ण खबर हो सकती है। हालांकि हमने जो पिछली खबर अपडेट ग्रुप में करंट अफेयर्स में देखी वो भी इंपॉर्टेंट खबर थी। इसमें देखें तो ज्वालामुखी विस्फोट से 11 की मौत, इसमें देखें इंडोनेशिया में, इस वाला कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसमें देखते हैं ये आपका है, सॉरी यहाँ देखें तो इंडोनेशिया में माउंट मरापी, यानी इंडोनेशिया में माउंट मरापी ज्वालामुखी के भीषण विस्फोट के एक दिन बाद सोमवार में 4 दिसंबर 2023 को 11 पर्वतारोहियों की शव बरामद की गई, जबकि बचाव दल अभी लापता 22 पर्वतारोहियों की तलाश कर रहा है। वेस्ट सुमात्रा के आगम प्रांत, यानी इंपॉर्टेंट ही हो जाता है, कहाँ पर यह है, वेस्ट सुमात्रा के अगम प्रांत में स्थित माउंट मरापी में रविवार को अचानक विस्फोट से आसमान में 13,000 मीटर तक राख की मोटी परत छा गई। राख के बादल कई किलोमीटर तक फैल गए। शनिवार को करीब 75 पर्वतारोहियों ने 2,900 मीटर ऊंची पर्वत पर चढ़ाई शुरू की थी और वे फंस गए। पटांग में स्थानीय तलाश एवं बचाव एजेंसी के एक अधिकारी हैरी अगस्टियन ने बताया कि इसमें से 8 को रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वेस्ट सुमात्रा की खोज एवं बचाव एजेंसी के प्रमुख अब्दुल मलिक ने बताया कि बचावकर्ताओं ने सोमवार सुबह पर्वतारोहियों के 11 शव बरामद किए। उन्होंने 3 और लोगों को बचाया। बचावकर्मी अब भी लापता 22 पर्वतारोहियों की तलाश कर रहे हैं। इसमें देखें तो ऑनलाइन पंजीकरण, पश्चिमी सुमात्रा प्रांतीय राजधानी पदांग में स्थानीय खोज और बचाव एजेंसी के एक अधिकारी हरी अगस्टिन ने कहा, सभी पर्वतारोही चढ़ाई से पहले 2 कमांड पोस्ट पर या पश्चिम सुमात्रा को संरक्षण एजेंसी के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराया था। इसमें देखते हैं तो यह है, चोटी पर जाने की थी मनाही। ज्वालामुखी विज्ञान और भूवैज्ञानिक आपदा न्यूनीकरण केंद्र के प्रमुख हेड्रा गोवान ने कहा, मरापी 2011 के बाद से 4 चेतावनी स्तरों में से तीसरे उच्चतम स्तर पर बना हुआ है। यह सामान्य ज्वालामुखी गतिविधियों से ऊपर का स्तर और चोटी के 3 किलोमीटर के भीतर पर्वतारोहियों ग्रामीणों को प्रतिबंधित करने का संकेत देता है। इसका मतलब है कि चोटी पर कोई चढ़ाई नहीं होनी चाहिए। अभी महत्वपूर्ण खबर को इसमें कवर करते हैं तो यह आपका है, यानी इसमें है, कार्यस्थल पर काम के बोझ के चलते कर्मचारियों को मानसिक सेहत खराब हो रही है। मानसिक सेहत या मेंटल जो हेल्थ, उस पर ये रिपोर्ट है। इसमें देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण में यह बात सामने आई। इसमें पाया गया कि दुनिया भर में औसत 20% कर्मचारी बर्न आउट की शिकायत में, बर्न आउट एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बर्न आउट क्या है। तो 20% दुनिया भर के जो 20% कर्मचारी बर्न आउट की शिकायत करते हैं, वहीं हमारे देश में यह आंकड़ा दुनिया के औसत से ज़्यादा है। मैकिन्से स्वास्थ्य संगठन की ओर से 30,000 कर्मचारियों को सर्वे में शामिल किया गया। सर्वे में ये भी पाया गया कि 18 से 24 साल के युवा बर्न आउट का ज़्यादा शिकार हुए हैं। इसकी वजह से काम का भी नुकसान और आर्थिक नुकसान में उठाना पड़ रहा है। क्या है बर्न आउट, इसको देख समझ लेते हैं। तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हॉवर्ड फ्रेडडेनबर्ग ने, यानी सबसे पहले इसको देख लेते हैं तो इसमें क्या है बर्न आउट। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हॉवर्ड फ्रेडडेनबर्ग ने 1974 में बर्न आउट शब्द का प्रयोग किया था। स्टाफ बर्न आउट नाम के एक रिसर्च पेपर में उन्होंने बताया कि बर्न आउट क्रॉनिक स्ट्रेस यानी लगातार होने वाली तनाव की स्थिति है। यानी ये जो है बर्न आउट क्या है, बर्न आउट क्रॉनिक स्ट्रेस यानी लगातार होने वाली तनाव की स्थिति। अगर काम का तनाव लगातार बना रहता रहे तो आगे चलकर बर्न आउट का रूप ले सकता है। डब्ल्यूएचओ ने माना गंभीर बीमारी बर्न आउट की गंभीरता को देखते हुए 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे एक बीमारी का दर्जा दिया और इसे पहचानने के कुछ लक्षण बताया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक बर्न आउट ऐसी स्थिति है जो अचानक पैदा नहीं होती बल्कि धीरे धीरे बढ़ती है। अब इससे बचाव के उपाय देखें तो इस बीमारी से बचें, पहला तो नकारात्मक सोच से बचना है, दूसरा जो इसमें फीडबैक को समझें, और तीसरा इसमें देखें तो यह समय का प्रबंधन ठीक से करें। एक बर्नआउट से बचने के उपाय इसमें बताए गए हैं। और चौथा, लोगों को पसंदीदा विषय पर बातचीत करें। आगे देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण खबर यह आपकी है, हॉकी टीम की नज़र तीसरे विश्व कप पर, यानी यह जो स्पोर्ट्स संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इसको कवर करते हैं। यानी इस रिपोर्ट में देखते हैं तो कुआलालंपुर यानी मलेशिया जूनियर विश्व हॉकी कप, इसमें देखें तो भारत FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 में मंगलवार को दक्षिण कोरिया के खिलाफ मुकाबले अपने अभियान की शुरुआत करेगा। 2 बार की चैंपियन आपका है कि 2 बार की चैंपियन यानी भारत को देखें तो यह है आपका 2 बार की चैंपियन भारत की नज़र उत्तम सिंह की कप्तानी में तीसरे खिताब। इससे इंपॉर्टेंट है कि जो जूनियर विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है तो मलेशिया में किया जा रहा है, और इसमें भारतीय टीम के जो कैप्टन है वह उत्तम सिंह। 4 ग्रुप में 16 टीमें, इसमें 4 ग्रुप है, कुल मिलाकर 16 टीमें। अंडर 21 खिलाड़ियों के टूर्नामेंट में भारत पूल सी में दक्षिण कोरिया, स्पेन और कनाडा के साथ है। 16 टीमों को A, B, C और D 4 समूह में बांटा गया है। टीमें ग्रुप में शीर्ष 2 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगे। प्रत्येक ग्रुप में आखिरी 2 टीमें क्वालिफिकेशन राउंड में जगह पक्की करेंगे। भारत ने इस साल जूनियर एशिया कप जीता है। इंपॉर्टेंट है कि भारत ने इस साल जो है 2023 में जूनियर एशिया कप जीता है। भारत रैंकिंग में 11वें नंबर पर मौजूद दक्षिण कोरिया के खिलाफ मुकाबले के एक दिन अंतराल के बाद 6ठी रैंकिंग वाली स्पेन टीम के खिलाफ मुश्किल मैच खेलेगा। भारत शनिवार को कनाडा के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मुकाबला खेलेगा। इस टूर्नामेंट में मलेशिया, चिली मौजूदा चैंपियन है। यानी इसमें देखें तो इस टूर्नामेंट में मलेशिया, चिली मौजूदा चैंपियन और विश्व नंबर 1 अर्जेंटीना पूर्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ पूल ए में है। 6 बार खिताब जीतने वाली जर्मनी पूल बी में, मिस्र, फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका के साथ शामिल है। बेल्जियम, नीदरलैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड ग्रुप डी में है। भारत को देखा है ग्रुप सी में है। अब इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट एक और खबर इसमें है, यानी 5 दिसंबर 2022 खबर में गुरुग्राम हरियाणा से संबंधित है। इसमें गुरुग्राम
देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल शुरू किया गया है, यानी चलता फिरता अस्पताल शुरू किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक मायने में ये चलता फिरता अस्पताल है। और इससे भी खास बात यह है कि इसे बनाने में किसी विदेशी टेक्नोलॉजी या किसी विदेशी इंजीनियर का सहयोग नहीं लिया गया। भारत के वैज्ञानिकों इंजीनियरों ने इसे डिजाइन किया है। स्वदेशी रूप से निर्मित आरोग्य मैत्री ट्यूब को शनिवार को चालू किया गया। शनिवार मीन्स आपका जो है 2 दिसंबर 2023 को इसको शुरू किया गया। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें कवर करते हैं तो यह आपका है जो चक्रवाती तूफान भारत में आया इस वक्त है, यानी चक्रवाती तूफान देखें तो यह आपका जो है मिचांग है, उसके बारे में यह है कि उड़ानें रद्द करनी पड़ी। चेन्नई हवाई से बारिश के कारण 70 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं चेन्नई हवाई अड्डे से। अमित शाह ने लिया जायजा। इसमें देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार 4 दिसंबर 2023 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन से फोन पर बात किया और चक्रवाती तूफान से निपटने की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। हर तरह से मदद का आश्वासन भी दिया। इसके बाद देखें तो आंध्र प्रदेश के पश्चिम मध्य और तटीय दक्षिण क्षेत्र में मंडरा रहे चक्रवात मिचांग के कारण सोमवार यानी 4 दिसंबर 2023 को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई। चेन्नई में एयरपोर्ट समेत कई इलाकों जलमग्न हो गए। 33 उड़ानें चेन्नई से केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी KIA की ओर डाइवर्ट करनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार तूफान मंगलवार यानी आज 5 दिसंबर 2023 पूर्वाह्न 12 बजे से पहले आंध्र प्रदेश में तट को पार कर सकता है। और इसमें देखें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है एग्जाम दृष्टिकोण से कि 06 यानी 6 तूफान आ चुके हैं इस वर्ष यानी 2023 में अब तक देखें। हालांकि 2023 का अब यह आखिरी साल चल रहा है यानी 12वां महीना है और इसमें देखें तो भी मात्र 25 दिन और बचे हैं शेष रूप से। तो अब तक देखें तो 2023 में कुल मिलाकर 6 तूफान आ चुके हैं और इसमें जो सबसे ताकतवर था वो मोचा तूफान था। इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें कवर करते हैं तो यह नए साल में कई पर्व शनिवार रविवार को मिलेगी कम छुट्टियां, यानी नए साल का मतलब 2024 जो से 25 या 26 दिन बाद नया साल शुरू होगा। तो इसमें 4 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी छुट्टियों का ब्यौरा दिया। तो इसमें नए साल में कई पर्व जो होंगे शनिवार और रविवार को होंगे तो कम छुट्टियां मिलेंगी। तो इसको थोड़ा जानकारी ग्रुप में देख लेते हैं। यूपी सरकार 2024 के लिए सरकारी छुट्टियों की सूची जारी की है। इसमें 24 सार्वजनिक हैं और 29 निर्बंधित अवकाश होंगे। कई पर्व छुट्टियों के दिन होंगे। रविवार को होलिका दहन, यानी इसमें जो जानकारी दी गई थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। रविवार को होलिका दहन, अम्बेडकर जयंती, महावीर जयंती, भैया दूज का अवकाश है। शनिवार को यानी जो छुट्टी का दिन रविवार उसमें मेन त्योहार देखें तो होलिका दहन भी, अम्बेडकर जयंती, महावीर जयंती भी है और भैया दूज का अवकाश भी है। शनिवार को गोवर्धन पूजा है, दशहरा है। 5 दिन कार्य दिवस वाले कार्यालयों में कर्मचारियों को इस कारण कम छुट्टियों का लाभ मिलेगा। इसमें देखें तो यह अगले साल छुट्टियों के मामले में सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा राहत नहीं मिलने वाली है। इसमें थोड़ा सा और कवर कर लेते हैं। इसमें देखें तो यह आपका है और त्यौहार रविवार शनिवार को कम पड़ रहे हैं, जबकि 5 दिवसीय कार्यालय में कार्यरत कर्मियों को शनिवार रविवार का अवकाश होता है। हालांकि इस साल के पहले महीने जनवरी में 2 अवकाश गुरुवार और शुक्रवार को होने के कारण कर्मचारियों को 4 दिन का लगातार अवकाश मिलेगा। यूपी सरकार ने सोमवार यानी 4 दिसंबर 2023 को 2024 के लिए सार्वजनिक अवकाश की सूची जारी कर दी। इसके मुताबिक अगले साल 24 सार्वजनिक अवकाश और 29 निर्बंधित अवकाश होंगे। साल के पहले महीने जनवरी में 25 जनवरी को मोहम्मद हजरत अली का जन्मदिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, इन 2 दिवस लगातार अवकाश रहेगा। बाकी शनिवार रविवार का अवकाश के कारण 4 दिन का अवकाश मिल जाएगा। और इसमें देखें बाकी शनिवार रविवार का अवकाश के कारण 4 दिन का अवकाश मिल जाएगा। अगले साल कई पर्व सोमवार को हैं, इस कारण 3 दिन अवकाश भी रहेगा। मसलन सोमवार को देखें इंपॉर्टेंट तो सोमवार को होली, बकरीद, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फरात के पर्व होंगे। चौधरी चरण सिंह की जयंती निर्बंधित सूची में प्रदेश सरकार 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर होने वाले अवकाश निर्बंधित अवकाश सूची में रखा है। पिछले साल भी अवकाश इसी सूची में रखा गया था। कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों को देख लेते हैं, इसको नीचे से ही देखते हैं। इसमें देखें तो ये त्यौहार तो हमेशा ही पड़ते हैं इसमें है, तो इसको देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों को। इसमें देखें 19 अगस्त सोमवार को रक्षाबंधन 2024 के लिए, 26 अगस्त सोमवार को जन्माष्टमी, 16 सितंबर सोमवार को बराफरात, 2 अक्टूबर बुधवार गांधी जयंती, 12 अक्टूबर शनिवार को दशहरा, 31 अक्टूबर गुरुग्राम को दीपावली, 2 नवंबर शनिवार को गोवर्धन पूजा, 3 नवंबर रविवार को भैया दूज या चित्रगुप्त जयंती, 15 नवंबर शुक्रवार को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा, 25 दिसंबर बुधवार 2024 को क्रिसमस हो गया। इस बार देखें इंपॉर्टेंट रूप से जो दीपावली हो अक्टूबर में है, यानी अक्टूबर में देखें तो 31 अक्टूबर को गुरुवार को दीपावली होगा। और इसमें देखें तो इसमें देखें तो जो 25 मार्च को होली है और 29 मार्च शुक्रवार गुड फ्राइडे, 11 अप्रैल गुरुवार को ईद है, 14 अप्रैल यानी ईद जो इसमें है 11 अप्रैल गुरुवार को ईद है, 14 अप्रैल रविवार को अम्बेडकर जयंती और 17 अप्रैल बुधवार को रामनवमी है। रामनवमी 17 अप्रैल को, 21 अप्रैल रविवार को महावीर जयंती और 23 मई गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा और 17 जून सोमवार को बकरीद है और 17 जुलाई बुधवार को मुहर्रम, 15 अगस्त गुरुवार स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त सोमवार को रक्षाबंधन है और 26 अगस्त सोमवार को जन्माष्टमी है, 16 सितंबर सोमवार को वफात है। तो ये सब जो है इसके बाद इसमें सार्वजनिक अवकाश सूची 25 जनवरी यानी शुरू से ही देखें इसको तो 25 जनवरी गुरुवार को हजरत अली का जन्म दिवस, 26 जनवरी शुक्रवार को गणतंत्र दिवस, 8 मार्च शुक्रवार को महाशिवरात्रि यानी इस बार जो है शिवरात्रि जो 8 मार्च को है। तो ये सब जो है कुछ विशेष जानकारी के रूप में इसको हमने इसमें शामिल कर लिया। तो ये करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।